दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसको सुनने के बाद आप ये सोचेंगे कि कैसे कोई इंसान अंधविश्वास में पड़कर अपने साथ साथ अपने लोगों की भी ज़िंदगियां तबाह और बर्बाद कर लेता है। ये कहानी एक जीता जागता एग्ज़ाम्पल है उन लोगों के लिए जो भूत प्रेत, अंधविश्वास, तंत्र मंत्र और तांत्रिक तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं, झाड़ फूँक, इन सारी चीज़ों में पड़कर अपनी ज़िंदगी तो तबाह करते ही हैं, बल्कि अपने साथ वाले लोगों की भी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर लेते हैं। तो इस कहानी से आपको ये सीखने को मिलेगा कि कभी भी अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर ना अपनी ज़िंदगी तबाह कीजिए, जो भी आपके साथ लोग हैं ना उनकी ज़िंदगी तबाह कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहानी सुनाता हूँ, तब जाकर आपको पूरा मामला समझ में आएगा कि आखिर ये कहानी क्या है और पूरी बात क्या है। मध्य प्रदेश में एक जगह है होशंगाबाद, और इसी होशंगाबाद में एक इलाका आता है जिसका नाम है बानापुरा। और इसी बानापुरा में एक परिवार रहा करता था। ये कहानी बहुत पुरानी नहीं है, आज से 4 साल पुरानी है, यानी कहानी ये 2021 की है। तो मध्य प्रदेश के बानापुरा में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार में पति पत्नी और इनका एक बेटा। पति का नाम योगेश, उम्र 35 साल। इसकी पत्नी का नाम सुनीता, उम्र 32 साल। और इन दोनों का एक बेटा था जिसका नाम था दिव्यांशु, उम्र लगभग 10 वर्ष के आसपास थी। तो ये दोनों पति पत्नी मिलकर अपने घर में ही एक किराने की दुकान चलाया करते थे, और ये किराने का दुकान ही इनके रोज़गार का ज़रिया था। तो रोज़ सुबह में 6 बजे से लेकर 7 बजे के आसपास ये दुकान खुल जाया करती थी। लेकिन 4 नवंबर 2021 की सुबह ये दुकान नहीं खुलती है, और इस घर से लोग बाहर भी नहीं आते हैं। आस पड़ोस के लोगों ने सोचा कि दुकान 6-7 बजे तक खुल जाती है, लेकिन 8-9 फिर 10 बज गया, दुकान नहीं खुली। तो लोगों ने ये सोचा कि हो सकता है पिछली रात दीपावली थी और अमावस्या भी था, तो हो सकता है कि ये पूरा परिवार अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गया होगा, या चूँकि योगेश के जो पिता थे, थोड़ी दूर के पास एक जगह है आंवली घाट, मध्य प्रदेश में। तो इसी आंवली घाट में योगेश के पिता, जिनका नाम विनोद नामदेव है, ये पूजा की सामग्री बेचा करते थे, पूजा से रिलेटेड सामान बेचा करते थे। तो लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है योगेश का पूरा परिवार अपने पिता के यहाँ गया होगा, क्योंकि जब भी कोई ऐसा फंक्शन पड़ता था, होली, दिवाली या कोई पूजा से संबंधित कोई भी घर में कार्यक्रम होता था, तो ये अपने पिता के यहाँ ज़रूर जाता था, योगेश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। तो जब 4 नवंबर 2021 की सुबह दुकान जब नहीं खुली, तो लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया कि योगेश अपने पत्नी और बच्चों के साथ अपने पिता के घर गया है। धीरे धीरे समय बीतता है और देखते देखते शाम का समय आ जाता है। लगभग शाम के 5 से 6 बजे के आसपास का समय था। एक व्यक्ति बाइक से आता है। आने के बाद वो योगेश के घर का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर देता है। आस पड़ोस के लोगों को हैरानी हुई। उन्होंने पूछा कि आप दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हैं? तो उस व्यक्ति ने बताया कि योगेश के जो पिता हैं, विनोद नामदेव, उन्होंने मुझसे कहा है कि ये प्रसाद है, तुम मेरे बेटे को ले जाकर दे देना, यानी मेरे बेटे के परिवार को दे देना। लेकिन मैं बहुत देर से दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ और कोई भी घर से बाहर नहीं आ रहा है। पड़ोस के लोगों ने जब ये बात सुनी तो हैरान हो गए, क्योंकि पड़ोस के लोगों को ये लगा था कि हो सकता है योगेश का परिवार अपने पिता के पास गया होगा, लेकिन यहाँ तो कहानी उल्टा हो गया। योगेश तो अपने पिता के पास गया ही नहीं है। ये बात जैसे ही उस व्यक्ति को बताई जाती है, जो व्यक्ति प्रसाद लेकर आया था, अब लोगों को कुछ अनहोनी की आशंका होती है। आखिर योगेश अगर अपने पिता के पास नहीं गया तो कहाँ गया? फिर कुछ लोगों ने आपस में विचार विमर्श करने के बाद उनके दिमाग में आया कि हो सकता है घर का पीछे के रास्ते से खिड़की के सहारे जब अंदर देखा जाए, देखने की कोशिश की जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि घर में कोई कुछ ऐसा चीज़ हुआ हो। लोगों का शक सही था। जब ये व्यक्ति और कुछ पड़ोस के लोग एक साथ मिलकर पीछे के रास्ते खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, तो अंदर का जो नज़ारा था उसको देखने के बाद लोगों की चीखें निकल जाती हैं। अंदर लोगों ने देखा कि एक बेड पर 3 लोगों की लाश पड़ी हुई है, योगेश, योगेश की पत्नी और उनका 10 साल का मासूम बेटा जिसका नाम दिव्यांशु था। फ़ौरन लोगों ने लोकल पुलिस को कॉल किया। मौके पर पुलिस आती है। पुलिस वाले लोगों की मौजूदगी में दरवाजे को तोड़कर अंदर जब जाते हैं तो देखते हैं एक बेड पर 3 लोगों की लाश है।
और उस लाश के बगल में हवन किया गया हुआ था, बगल में दीपक जल रहा था और सामान घर के जितने भी थे अस्त व्यस्त थे। और इन तीनों के खून के जो छींटे थे वो दीवार पर पड़े हुए थे। अब चूंकि एक ही घर में 3 लाश, जो लोकल पुलिस थी वो भी घबरा जाती है। फ़ौरन लोकल पुलिस अपने से बड़े अधिकारी, यानी जो पुलिस के जो बड़े अधिकारी थे, आला अधिकारी, उनको फ़ोन किया जाता है और मौके पर पुलिस आती है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी आते हैं, वो अपनी जांच शुरू करते हैं और साथ में एक खोजी कुत्ता भी आता है। उस खोजी कुत्ते को पुलिस वाले उस घर के जितने भी सामान थे उनको सूंघाते हैं। जैसे ही सूंघता है चीज़ों को तो फ़ौरन उस घर से निकलकर सीधे अब निकल जाता है बानापुर रेलवे स्टेशन की तरफ। और बानापुर रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर वो कुत्ता रुक जाता है। तो पुलिस वालों ने इससे ये अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है जिसने भी मर्डर किया हो उस घर से निकलने के बाद वो इस रेलवे स्टेशन पर आया हो और आने के बाद ट्रेन पकड़कर वो यहाँ से रफू चक्कर हो गया हो। अब पुलिस वाले आस पड़ोस के लोगों से, योगेश के रिश्तेदारों से, तमाम लोगों से पूछताछ करती है कि कहीं योगेश की किसी से कोई दुश्मनी, कोई रंजिश तो नहीं थी। लोगों ने यही बताया कि ये परिवार बहुत सीधा साधा था, किसी से कोई रंजिश नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। तो आखिर कातिल कौन था? इस बीच में योगेश के पिता विनोद नामदेव को भी खबर दे दिया जाता है कि आपके बेटे, बहू और पोते का कत्ल हो चुका है। फिर विनोद नामदेव से भी पुलिस वाले तसल्ली से पूछताछ करते हैं। विनोद नामदेव बताते हैं कि साहब, मेरा परिवार बहुत अच्छा था, मेरे बहू और बेटे दोनों बहुत सीधे साधे थे, उनका किसी से दुश्मनी हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारा पूरा परिवार बहुत ही सीधा और बहुत ही सज्जन परिवार है। तभी अचानक विनोद नामदेव को एक बात याद आता है। वो बताते हैं कि साहब, कुछ रोज़ पहले मेरे बेटे और बहू ने, चूँकि इनके घर में एक चोरी हुई थी, घर के कुछ जेवर और पैसे गायब हो गए थे, तो कायदे से अगर देखा जाए तो इनको पुलिस में कंप्लेन कराना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने पुलिस में कंप्लेन नहीं कराया। बल्कि जो मेरी बहू थी वो थोड़ी अंधविश्वासी थी, वो भूत प्रेत, तांत्रिक वांत्रिक तमाम जो चीज़ें होती हैं उनमें ज़्यादा बिलीव करती थी। उसका मानना था कि अगर कोई चीज़ गायब हो जाए तो पुलिस में रिपोर्ट लिखाने की बजाय खोजने का जो काम है वो तांत्रिक बहुत अच्छे से कर लेगा। तो कुछ रोज़ इन लोगों ने तांत्रिक को बुलाया था। तो पुलिस वालों ने विनोद नामदेव से पूछा कि चलिए, उन लोगों ने कंप्लेन नहीं लिखाया लेकिन आपने कंप्लेन लिखाया था। तो ये बताते हैं कि नहीं साहब, मैंने भी कंप्लेन नहीं लिखाया था, मैं भी भरोसे में आ गया था कि हो सकता है कि तांत्रिक के ज़रिए घर का जो भी जेवर या जो भी पैसा गायब हुआ है वो मिल जाएगा। और मैं भी फिर शांत हो गया। तभी फिर योगेश का एक कज़न था, वो भी बोलता है पुलिस वालों से कि साहब, ये बात सच है कि भैया भाभी तांत्रिक के चक्कर में थे और मैंने भी हरदा ज़िले में एक तांत्रिक है जिसका नाम है गणेश तांत्रिक, और उस गणेश तांत्रिक को मैं जानता था, वो बड़ा ही विद्वान तांत्रिक है और चूँकि मैंने उसका नाम सुन रखा था, बड़ा ही फेमस तांत्रिक है वो, तो मैंने भैया भाभी से बताया कि एक तांत्रिक है जो हरदा ज़िले का है, आप लोग उससे संपर्क कीजिए, वो आप लोगों का जो भी पैसा या जो भी जेवर गायब हुआ है वो खोजने में ज़रूर मदद करेगा। और उस तांत्रिक का भैया भाभी के घर आना जाना था। अब फ़ौरन पुलिस वाले उस हरदा ज़िले में जाते हैं और जो गणेश तांत्रिक है उसको पकड़कर अब उससे पूछताछ शुरू होती है। तो गणेश तांत्रिक जो काफ़ी यंग था, उसकी उम्र लगभग 23 से 24 वर्ष के आसपास थी। पुलिस वाले देखते हैं कि एक इतना यंग लड़का वो तांत्रिक कैसे हो सकता है, क्योंकि तांत्रिक बनने के लिए एक उम्र होती है। लेकिन इस लड़के को देखने के बाद किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा था कि ये तांत्रिक है, क्योंकि इसकी उम्र इतनी कम थी और इसको देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये तांत्रिक हो सकता है। खैर, पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं तो बताता है कि साहब, 3 नवंबर की रात मैं इनके घर में आया था, चूँकि मैंने पूजा पाठ किया, उसके बाद मैं अपने घर चला गया, उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ। पुलिस वाले जब इससे सख्ती से पूछताछ करते हैं कि फिर टूट जाता है। फिर ये कहानी सुनाता है। योगेश और योगेश की जो पत्नी सुनीता थी, योगेश पढ़ा लिखा तो था, वो ऐसी चीज़ों में बिलीव नहीं करता था, लेकिन योगेश की जो पत्नी थी वो थोड़ी अंधविश्वासी थी। इनके घर में एक बार चोरी होता है तो ये लोग किसी तांत्रिक से दिखाते हैं, लेकिन वो तांत्रिक खोज नहीं पाता है। फिर इनके घर में दोबारा चोरी होता है, इस बार कुछ ज़्यादा ही पैसे और जेवर गायब हो गए। तो योगेश की पत्नी जो सुनीता थी वो कहती है अपने पति से कि देखो, हमारे घर में आए दिन चोरी हो रहा है, हो सकता है कि अपने घर में भूत प्रेत या ऐसे किसी का साया हो। तो योगेश पहले कहता है कि नहीं, हम पुलिस में जाकर कंप्लेन लिखवाएंगे कि बार बार चोरी क्यों हो रहा है।
लेकिन सुनीता कहती कि नहीं, ये पुलिस का काम नहीं है, ये तांत्रिक का काम है। किसी हो सकता है भूत प्रेत या ऐसी किसी चीज़ का साया हो, और तांत्रिक ही जो भी सामान, जो भी जेवर या जो भी पैसे चोरी हुए हैं उनको भी ढूंढेगा, और इस घर में जो भी भूत या प्रेत ऐसी चीज़ें हैं उनको भी वो ठीक करेगा। योगेश अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है, और तभी इसका जो कजन था सलाह देता है कि हरदा ज़िले में एक तांत्रिक है जिसका नाम है गणेश तांत्रिक, आप उससे संपर्क कीजिए, वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। खैर ये गणेश तांत्रिक आता है। आने के बाद पूजा पाठ और तमाम चीज़ें जो भी हवन या अनुष्ठान होता है वो करता है, और अनुष्ठान करने के नाम पे इनसे मोटी रकम ऐंठता है। लेकिन घर में जो चोरी हुई है वो चोरी किसने किया है, या घर का जो भी जेवर, जो भी पैसा गायब हुआ है वो किसने चुराया है, कुछ भी नहीं बता पाता है, और एक तरीके से इन लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। ऐसा वो हफ्तों करता है, और ये लोग हफ्तों उसकी बातों में आकर पैसे भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, सिर्फ पूजा पाठ के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर। चूँकि वो कोई पुलिस या ऐसी कोई चीज़ तो थी नहीं कि वो बता दे किसने चोरी किया है, वो तो इन लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था, और ये लोग बेवकूफ़ बनते जा रहे थे। लेकिन साथ में जो ये तांत्रिक था, ये तांत्रिक एक किताब पढ़ता था, और इसकी जो मानसिक स्थिति थी, इसका मानना था कि अगर अमावस्या की रात कुछ लोगों की बलि दे दी जाए तो इस तांत्रिक के पास अपार शक्ति आ जाएगी और ये बहुत बड़ा तांत्रिक बन जाएगा। लेकिन इसके लिए इसको 3 लोगों की बलि देनी होगी। अच्छा, साथ में इसने एक किताब पढ़ रखी थी, उस किताब का नाम था इंद्रजाल, और इस किताब के अनुसार जिस दिन अमावस्या की रात होती है, अगर उस रात 3 से 4 लोगों की बलि दी जाए तो उस बलि देने से उस इंसान में अपार शक्ति आ जाती है और वो कुछ भी हासिल कर सकता है, और वो बहुत बड़ा तांत्रिक बन सकता है, और जो भी गड़े खजाने होते हैं, जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, उनको वो ढूंढ सकता है और बहुत ही अमीर आदमी बन सकता है। अब ये सोचता है कि इसी बहाने ये, चूँकि 1 हफ्ते से योगेश के घर इसका आना जाना था, इधर योगेश के परिवार और योगेश की पत्नी भी इस पर दबाव बना रही है कि अभी तक आपने इतना पूजा पाठ करा लिया, लेकिन आपने चोरों का पता नहीं बताया, मेरे पैसे, मेरे जो जेवर हैं उनके बारे में आपने अभी तक कोई भी सुराग नहीं दिया। फिर 3 नवंबर 2021 की रात ये योगेश और योगेश की पत्नी से कहता है कि मैं आज जो तंत्र साधना करने वाला हूँ, यानी आज जो भी मैं पूजा पाठ करूँगा, जो भी अनुष्ठान करूँगा, ये आखिरी अनुष्ठान होगा, और इससे आपके जो भी पैसे हैं, जो भी जेवर गायब हुए हैं, आज आप लोगों का पता चल जाएगा किसने चुराया है। लेकिन शर्त ये है कि आप तीनों लोग खाना खाकर सो जाना, और मैं लगभग 12 बजे तक पूजा करूँगा, और पूजा करने के बाद मैं भी खाना खाने के बाद ही यहाँ से जाऊँगा। और साथ में वो एक भभूत देता है योगेश की पत्नी सुनीता को, और कहता है कि जो भी तुम सब्ज़ी बनाना या जो भी खाना खाना, उस खाने में इस भभूत को डाल लेना और तुम तीनों लोग उसको खा लेना। चूँकि जो भभूत इसने दिया था वो नशे की गोली थी, यानी वो बेहोश करने वाली दवा थी। तो 3 नवंबर 2021 की रात, अच्छा उस दिन दिवाली भी था और साथ ही साथ अमावस्या भी था। अच्छा, ये योगेश से बोलता है तांत्रिक कि कुछ पूजा की सामग्री है, तुम वो भी लेकर आओ, और तुम तीनों जो मैंने भभूत दिया है उसमें खाने में मिलाने के बाद, खाना खाने के बाद तुम तीनों इस पूजा को नहीं देखोगे कि मैं पूजा में क्या कर रहा हूँ। तुम लोग किसी कमरे में बंद हो जाना और मेरा इंतज़ार करना। अब ये अपने एक साथी को, जिसका नाम था मोनू, वो भी एक तांत्रिक था, तो 3 नवंबर की रात ये इसके घर में आते हैं। चूँकि ऑलरेडी इन लोगों ने सारा प्लान इस तांत्रिक ने बता दिया था। आने के बाद उस घर में जाता है, और चूँकि ये पूजा ये इसलिए करता है कि वो पूजा इस बात का सबूत था कि वो पूजा बलि की पूजा थी, यानी वो बलि देने से पहले की पूजा, जो पूजा होती है वो पूजा कर रहा था। 12 बजे तक वो पूजा करता है। और इधर जो योगेश की पत्नी सुनीता थी, अपने पति और बेटे को खाना बनाने के बाद उसमें वो भभूत डालती है। चूँकि उसको लगता है कि ये भभूत है, लेकिन वो भभूत नहीं बल्कि वो बेहोशी की दवा थी। खाना खाते हैं और अपने आप को तीनों एक कमरे में पैक कर लेते हैं। चूँकि तांत्रिक ने बोल रखा था कि ये पूजा तुम लोगों को नहीं देखना है, ये पूजा हम लोग बंद कमरे में करेंगे। इधर तीनों पति पत्नी और बेटा खाना खाने के बाद, चूँकि बेहोशी की दवा उसमें मिल चुकी थी, और ये तीनों बेहोश हो जाते हैं। इधर जब घड़ी में 12 बजते हैं, ये तांत्रिक अपना पूजा पाठ कर चुका था। आ करके धीरे से उस रूम में देखता है, इन तीनों को चेक करता है तो देखता है कि तीनों बेहोश हो चुके हैं, और वो साथ में कुल्हाड़ी लाया था, और उस कुल्हाड़ी से इन तीनों के सर पर वार करता है,
और इतना तेज़ी से वार करता है कि उसके जो इन तीनों के जो खून के छींटे थे वो दीवार पर पड़ जाते हैं। अब चूँकि ये करने के पीछे इसका 2 कारण था। एक तो 1 हफ्ते से जब ये पैसा ले लेकर पूजा पाठ कर रहा था और चोरों के बारे में पता नहीं लगा पा रहा था, तो योगेश की पत्नी इसके ऊपर प्रेशर बनाती है कि तुम 1 सप्ताह से पूजा पाठ कर रहे हो लेकिन तुम कोई भी सुराग नहीं दे पा रहे हो कि चोर कौन है। फिर इसलिए इसने दिमाग लगाया कि इनके सारे पैसे भी ये ऐंठ लेगा, इनको मार भी देगा। और चूँकि ये एक किताब पढ़ता था, उस किताब के अनुसार अगर ये 3 लोगों की बलि लेता तो ये बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली तांत्रिक बन जाता, इसलिए इसका दोनों काम हो जाता। तो खैर ये तीनों को मारने के बाद ये मोनू और ये जो तांत्रिक था, गणेश तांत्रिक, इसके घर में जितने भी जेवर थे, जो भी पैसे थे, वो उठाते हैं। उनको लेने के बाद ये दोनों बाइक से आए थे, एक ही बाइक पे वहाँ से निकलते हैं। जो मोनू था वो बानापुर रेलवे स्टेशन पर जाता है, वहाँ से ट्रेन पकड़कर वो कहीं निकल जाता है। और ये जो गणेश तांत्रिक था ये सीधे अपने गांव यानी हरदा चला जाता है। खैर पुलिस वाले इन दोनों को पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद ये दोनों कहानी सुनाते हैं कि कैसे इन्होंने क्या कुछ किया, और पुलिस फिर इन दोनों को जेल भेज देती है। लेकिन कैसे इस महिला की बेवकूफ़ी ने ना सिर्फ इसकी जान ली, इसके साथ साथ इसके पति की, इसके बच्चे की भी जान ले ली। और इधर जो ये तांत्रिक था, इस तांत्रिक ने जिस तरीके का किताब पढ़ रखा था, उस किताब के हिसाब से एक तरीके से वो भी अंधविश्वास में घिर जाता है। और उसको ये लगता है कि जब वो 3 लोगों की बलि दे देगा तो उसके पास अपार शक्ति, ऐसी ताकत आ जाएगी जिससे वो किसी भी गड़े खजाने या किसी भी ऐसी चीज़ों को वो खोज सकता है। लेकिन उसको मालूम नहीं था कि अंधविश्वास एक ऐसी चीज़ है जिससे कुछ भी हासिल नहीं होता है, बदले में सिर्फ दुख और तकलीफ़ मिलता है और सिर्फ बर्बादी मिलती है।